नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे इसके स्टेटस की कि अभी के लिए भारत में विंड एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इसके साथ ही इन फ्यूचर कितनी होगी, यानी कहने का मतलब सरकार द्वारा जो टारगेट रखे गए हैं वो कितने होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे विंड एनर्जी के भारत में पोटेंशियल के बारे में और इसके साथ ही हम जानेंगे कि विंड एनर्जी होती क्या है, बनती कैसे है, इसके बारे में। ऑल्सो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम इसके फाइनल कंक्लूजन की भी बात करेंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली इतना चर्चा में क्यों था। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशलाइजेशन रखने वाली एक कंसल्टिंग फर्म MEC इंटेलिजेंस ने बताया है कि भारत में नई विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की एनुअल इंस्टॉलेशन साल 2024 तक अपने पीक पर होगी तथा इसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। साल 2024 के बाद नई प्रोजेक्ट्स के विंड सोलर हाइब्रिड के आने की संभावना है। व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। वर्तमान में विंड एनर्जी के सामान्यतः दो प्रकार हैं, एक तो ऑनशोर विंड फर्म्स और एक ऑफशोर विंड फर्म्स। तो ऑनशोर विंड फर्म्स क्या होता है, ये बेसिकली लैंड पर लोकेटेड विंड टर्बाइन के व्यापक रूप में स्थापित होता है। और ऑफशोर की अगर हम बात करें तो विच आर इंस्टॉलेशन लोकेटेड इन बॉडीज ऑफ वाटर। ऑफशोर विंड फर्म्स पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। नाउ अब इसके अगर हम स्टेटस की बात करें तो भारत में विंड एनर्जी में 13.4 गीगावाट की संभावित परियोजनाओं को साल 2024 तक इंस्टॉल करने की उम्मीद है। भारत में साल 2022 में 3.2 गीगावाट और साल 2023 में 4.1 गीगावाट और साल 2024 में 4.6 गीगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 2 वर्षों में घटकर 4 गीगावाट और 3.5 गीगावाट हो जाने की संभावना है। साल 2017 से भारत में विंड एनर्जी उद्योग की इंस्टॉलेशन धीमी हो रही है और साल 2021 में 1.45 गीगावाट विंड प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड की गई थी, जिनमें से कई कोविड-19 की सेकेंड वेव और सप्लाई चेन से रिलेटेड डिसरप्शन के कारण डिले हुई थी। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो विंड एनर्जी मार्केट गुजरात और तमिलनाडु के कुछ सब स्टेशन के आसपास विंड प्रोजेक्ट्स तक केंद्रित है, जो सबसे मजबूत संसाधन क्षमता यानी रिसोर्स पोटेंशियल तथा भूमि की सबसे कम लागत के स्थान माने जाते हैं। हालांकि इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से प्रोजेक्ट की स्पीड धीमी हुई है और यह सोलर पावर की तुलना में अधिक लागत वाला विकल्प बन गया है। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड ने यह संकेत दिया है कि विंड इंस्टॉलेशन मार्केट एक लंपी मार्केट है, एक विखंडित मार्केट है और साल 2017-18 से पाइपलाइन में काफ़ी तेजी से निर्माण किया गया है। लिंक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अत्यधिक देरी ने डेवलपर्स की एजम्पशंस को चुनौती दी है। कोविड-19 पेंडेमिक और सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम के कुल बकाया राशि में भी वृद्धि हुई है। RE जनरेटर को बकाया पेमेंट्स दिसंबर 2021 में 73% से बढ़कर 19,400 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि दिसंबर 2020 में यह 11,200 करोड़ रुपए थी। नाउ हम बात कर लेते हैं भारत की ऊर्जा क्षमता के बारे में। तो देखिए, भारत में लगभग 60 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता अभी के लिए विद्यमान है और भारत के संदर्भ में विंड एनर्जी की क्षमता भविष्य में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि कुछ पुराने विंड पावर स्टेशन को विंड टर्बाइन से रिप्लेस किया जा सकता है जिनकी क्षमता अधिक है। नाउ विंड एनर्जी क्षेत्र का अभी तक पूरी तरीके से हार्नेस नहीं हो पाया है और इसके साथ ही जो ओशन रीजन है इसमें इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। ग्लोबल लेवल पर इस क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन अभी अपने इनिशियल फेज में है और भारत के ईस्टर्न साइड में साइक्लोन की जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, इसकी वजह से विंड एनर्जी के डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब ये हमारे लिए एक मेन प्रॉब्लम है और प्रोबेबली भारत के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में विंड एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त पॉसिबिलिटी विद्यमान है। भारत लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन वाला देश है और इसके सभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में विंड एनर्जी को हार्नेस करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये क्या होता है, तो देखिए, जो भारत की कोस्टल लाइन है इस एरिया में किसी तरीके की भी माइनिंग, किसी तरीके की भी जो ऑयल है अगर उसको मिलती है या फिर कोई मिनरल खनिज कुछ भी मिलता है उसको वो हार्नेस कर सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज करेगा अपने लिए।
तो ये जो एरिया होगा ये भारत का अपना होगा। इसमें भारत मतलब अपने हिसाब से अपने तरीके से जो भी मिनरल्स होगी उनकी हार्नेस कर सकता है। और ये जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी यह चेन्नई में स्थित है और इसके द्वारा बताया गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक स्टेबल तथा स्टेडी स्पीडी विंड फ्लो के मामले में वेस्टर्न स्टेट में बहुत पोटेंशियल है। और साल 2019 के डेटा के अनुसार तमिलनाडु 9075 मेगावाट क्षमता के साथ विंड एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राज्य रहा है। अब हम बात कर लेते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो देखिए, मोशन में एयर द्वारा बनाई गई काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इसमें। इससे विंड टरबाइन या विंड एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एयर पहले टरबाइन के ब्लेड से टकराती है जिससे वे घूमने लगते हैं और उनसे जुड़ा टरबाइन भी फिर घूमने लगता है। यह एक जनरेटर से जुड़े हुए शाफ्ट को घुमाकर काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में बदल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इसे घरों, व्यवसायों, स्कूलों आदि में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से भेजा जाता है। विंड से प्राप्त की जा सकने वाली पावर की मात्रा टरबाइन के आकार और उसके ब्लेड की लंबाई पर निर्भर करते हैं। विंड से प्राप्त की जा सकने वाली पावर की मात्रा रोटर के डायमेंशन और हवा की गति यानी विंड स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। और थियोरेटिकली जब विंड की स्पीड दुगनी हो जाती है तो विंड पावर की क्षमता, उसका पोटेंशियल 8 गुना बढ़ जाता है। नाउ अगर अब मैं आपको बताऊं इसके वर्किंग के बारे में, तो आप इस इमेज में देखिए किस तरीके से काम करता है। एक बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बेसिक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विंड एनर्जी का। आप ये देख रहे होंगे विंड एनर्जी का टावर है। इसमें आप देख सकते हैं रोटर ब्लेड लगा हुआ है और उसके बाद गियर बॉक्स है और उसके पीछे लगा हुआ है जनरेटर और उससे जो केबल है वो कनेक्ट होकर जाती है नीचे ग्राउंड पर ट्रांसफार्मर के पास और ट्रांसफार्मर से जो मेन बिजली घर है वहाँ पर। और ट्रांसफार्मर करता क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी उसकी वोल्टेज को बढ़ाकर बिजली घर में दिया जाएगा और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बेसिकली होता क्या है, जो हवा आती है, हवा ब्लेड पर लगती है तो ब्लेड उससे रोटेट करता है। ब्लेड के रोटेशन से जो गियर बॉक्स है वो घूमने लगता है और गियर बॉक्स के घूमने से जो जनरेटर लगा है उसमें रोटेशन पैदा होती है और जिस वजह से जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विंड एनर्जी का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि विंड एनर्जी क्या है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो विंड टरबाइन का आविष्कार लगभग 1 सदी पहले हुआ था और 1830 के दशक में इलेक्ट्रिक जनरेटर के आविष्कार के बाद इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए विंड एनर्जी को हार्नेस करने का प्रयास शुरू कर दिया था। विंड एनर्जी का उत्पादन यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार साल 1887 और साल 1888 में हुआ था, लेकिन माना जाता है कि मॉडर्न विंड एनर्जी को सबसे पहले डेनमार्क में डेवलप किया गया था। अब इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। तो साल 2018 का मेन पर्पस विंड और सोलर संसाधनों, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड के इफिशियंट यूटिलाइजेशन के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना था। और इसके साथ ही नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो थी, इसको अक्टूबर 2015 में इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 7,516 किलोमीटर इंडियन कोस्ट लाइन के साथ ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलप करने के उद्देश्य से नोटिफाई किया गया था। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को प्लानिंग बैरियर्स और ग्रिड कनेक्शन चैलेंजेस जैसे इश्यूज से निपटने की ज़रूरत है। साथ ही विंड बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए पॉलिसी मेकर को लैंड एलोकेशन एवं ग्रिड कनेक्शन प्रोजेक्ट सहित परमिट देने की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने की भी आवश्यकता है और बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए वर्कफोर्स प्लानिंग की एक अर्ली पॉलिसी प्रायोरिटी होनी चाहिए और ग्रिड में इन्वेस्टमेंट साल 2030 तक मौजूदा लेवल से 3 गुना होना चाहिए। और विंड सप्लाई चेन की न्यू जियोपॉलिटिक्स का सामना करने के लिए अधिक से अधिक पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की भी आवश्यकता है। ऑल्सो कमोडिटीज़ और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बढ़ते कंपटीशन को दूर करने के लिए मजबूत इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। सो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम,
लिंक्डइन, ट्विटर पर, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।